इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब ऐसा कोई है, ठीक है, प्लेन, ठीक है, ऐसा है कुछ। यहाँ इस प्लेन की बात हो रही है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पे क्या है, एक पुली जो है, एक पुली यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, एक पुली है ऐसे कनेक्टेड। अब एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट है। एक स्ट्रिंग है जो ऐसे होते हुए, पुली से होते हुए इधर आ रही है, और यहाँ पे एक और बॉडी है जो ऐसे हैंग्ड है। ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला जो बॉडी है वो इससे टच में नहीं है, इससे सट नहीं रहा है ना। अगर इससे ये टच हो जाएगा तो ये जो प्लेन है इस पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगाने लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगा, हमको और चीज़ों को फिर इंक्लूड करना पड़ जाएगा। यही क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है हमारा, ठीक है। अब ये जो पहला वाला मास है इसका वैल्यू m1 है, इसका वैल्यू m1 है, और दूसरे वाले मास का वैल्यू m2 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। और एक क्या चीज़ दिया हुआ है कि सिस्टम जो है वो रेस्ट में है, मतलब ना तो ये इधर जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, मतलब बस अगर ऐसा रखा हुआ है तो ये बस जहाँ है वहीं है, कहीं पे चल नहीं रहा है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अब दो क्वेश्चन पूछा है, पहला तो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। देखो समझो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि एंगल ऑफ इंक्लाइन निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इस बॉडी पे जो इंक्लाइन पे रखा हुआ है कितना फोर्स लगा रहा है। दो क्वेश्चन है, ठीक है। जब जम्हाई आए ना एकदम खुल के मुंह फाड़ के जम्हाई ले लो, एकदम ऐसे दबा के रोकती है। जम्हाई आ रहा है लेकिन एकदम ऐसे दबा के रोक ले रही है। ये सब नेचुरल चीज़ है, छींक आए, खांसी आए, जम्हाई आए, आराम से ले लो, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना, हम क्या करते हैं, अब सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसी में कर देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते हम लोग, यहीं कर देते हैं क्या, सब में लगने वाला फोर्सेस मेंशन कर देते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखना, इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो इसी क्वेश्चन में कौन कौन सा फोर्स लगेगा जी। अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मास अगर m2 है, देखना इसके मास को m2 नाम दिया है, तो m2g लगेगा, ठीक है। और बताओ, यस, बहुत अच्छा, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। इसकी बात हम करते हैं तो इसमें नीचे की तरफ m2g, नीचे की तरफ m1g, इसका m1 मास दिया हुआ है, ठीक है, तो m1g लगा। अच्छा, इस डायरेक्शन में, वेरी गुड, तुम लोग तो सीख गया एकदम। अब टेंशन, हाँ, नॉर्मल ना, ये जो इंक्लाइन है ये इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाती है, ठीक है। हम इसको यहाँ, तुम कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इंक्लाइन प्लेन रहता है तो जो फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन और वर्टिकल टू द इंक्लाइन रहते हैं उनको हम लोग जैसा का तैसा छोड़ देते हैं, और वो फोर्स जो अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नहीं होता उसको रिजॉल्व करते हैं, है ना। तो m1g को हम इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो m1g साइन थीटा आएगा, याद होना चाहिए तुम लोग को, है ना। तो m1g साइन थीटा होगा इस डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, वेरी गुड। ये सारा काम मेरा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है जी, तो हम इसको देख के लिख सकते हैं, या चलो किसी को भी तुम पहले ले लो, इसको ले लो, तो इसको देख के हम लिख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो नॉर्मल जो होगा मेरा वो किसके बराबर होगा, बहुत अच्छा, m1g cos थीटा के बराबर होगा। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, T equals to
T इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये चल नहीं रहा है, रेस्ट में है। बोल दिया कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स वही फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी तो ये नहीं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? T इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। हम ये चीज यहाँ पे लिखें। अच्छा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू m2g। मेरे पास ये दो इक्वेशन है, अगर हम चलो इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं। पहला काम मेरा है थीटा निकालना। हम अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो मेरा टेंशन कट जाएगा, जी कट जाएगा, मेरा थीटा आ जाएगा। हम क्या करते हैं? डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3। मतलब हम क्या कर रहे हैं? T को T से डिवाइड कर दे रहे हैं। T बाय, देखो इतना करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं तुम लोग को। मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को दूसरे के लेफ्ट हैंड साइड वाले से डिवाइड करते हैं, पहले के राइट हैंड साइड वाले को दूसरे के राइट हैंड साइड वाले से डिवाइड करते हैं। तो m1g साइन थीटा बाय m2g, तो यहाँ पे टी खत्म होके 1 हो जाएगा, जी खत्म हो जाएगा, तो मेरा क्या आ गया? ध्यान देना, 1 इज इक्वल टू m1 बाय m2, ये m1 साइन थीटा ऊपर रह गया ना, बाय m2, इधर 1 है। हम ऐसा करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखो कुछ स्टेप्स है जो करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग कर लोगे। हम यहाँ दिखा देते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m1 साइन थीटा इज इक्वल टू m2 आ जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू m2 बाय m1 आ जाएगा। तो अगर इस तरह से आता है, तुम थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स m2 बाय m1। एक क्वेश्चन निकल गया, एक चीज बन गया। नेक्स्ट हमको नॉर्मल फोर्स निकालने बोल रहा है, n। तो हमको क्या करना पड़ेगा? n निकालने के लिए इक्वेशन 1 को यूज करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है यहाँ पे क्या कहीं? तो हमको नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए इक्वेशन 1 यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में m1 तो पता है, g पता है, cos थीटा हमको निकालना पड़ेगा जी। अगर साइन थीटा m2 बाय m1 है तो cos थीटा निकाला जा सकता है? yes, sir. निकाला जा सकता है ना, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर बोले, लिख दिए बी ठीक। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके। तो बेस क्या हो जाएगा? यहाँ रफ में निकाल रहे हैं, बेस हो जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा ना जी? ठीक है। तो cos थीटा मेरा क्या निकलेगा? cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस निकल गया मेरा, m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर अंडर रूट, और हाइपोटेन्यूस क्या है? m1 है। अब हम इस चीज़ को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा जो नॉर्मल होगा वो m1g cos थीटा, जो कि ये है m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर बाय m1। रूट तो खाली ऊपर होगा, m1 काट देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा? g रूट अंडर m1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। हम हमेशा बोलते हैं इस बात को, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, कि अपने आप से धोखा मत करो, अपने आप को धोखा मत दो कम से कम, है ना। हम हमेशा अपने लगभग हर साल हम ये बात बोलते हैं कि सबसे पहला चीज़ तो किसी दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तुम्हारा दोस्त है, माँ बाप है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर मान लो तुम थोड़ा सा ख़राब आदमी है, एक एग्जाम्पल, तुम दूसरे को धोखा देता है, तो चलो ठीक है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा। तुम दूसरे को धोखा देता है, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम अपने आप को तो धोखा मत दो। कितनों ख़राब आदमी होता है ना जिस दुनिया में, अपने आप को धोखा नहीं देता है। अपने लिए हर कोई सेल्फिश है, स्वार्थी है, अपने लिए हर कोई अपने बारे में ज़रूर सोचता है।
तुम लोग तो अपने बारे में भी नहीं सोचता है। अपने बारे में सोचता तो ज़रूर मेहनत करता, पढ़ाई करता, इस तरह से अपने आप को धोखा नहीं देता। एक भी चीज़ नहीं लिखा, एक भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है तुम्हारे कॉपी में, खाली फोटो लिखा हुआ है। नोट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे सॉल्यूशन में लिखा हुआ फोटो। किसी में देखना इस सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर इतना को देखें। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, उसी को रेफरेंस लेके क्वेश्चन नंबर 9 बनाया। एचसी वर्मा में बहुत ऐसा क्वेश्चन है, तो लिखा रहता है 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 8 को देखें, वही लिख देता है। सॉल्यूशन के लिए फोटो देखें। इन द अरेंजमेंट शोन ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ, स्ट्रिंग्स आर लाइट। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि रेस्ट पे है या मोशन में, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तुम अगर ऐसा सिचुएशन रहे जब कंफ्यूजन रहे तो क्या करो, तुमको जिधर मन करे उधर एक्सेलरेशन ले लो। हम पिछले क्लास में भी बताए थे, अगर रेस्ट पे होगा तो एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तुम क्या करो, जैसे एक सिंपल सा बात है, समझना, तुम समझ लोगे इस चीज़ को। दोनों 2 kg है, किधर का इंक्लिनेशन ज़्यादा है? 53 डिग्री जिधर उधर इंक्लिनेशन ज़्यादा है ना जी, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये इस साइड में गिरेगा। जिधर ज़्यादा ढलान रहेगा उधर ही गिरेगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कुछ भी a, और इसमें इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन a। ठीक है, देखो फटाफट हम बता देते हैं, है ना, फटाफट बता देते हैं इसको, फिर तुम लोग का डाउट भी क्लियर करना है हमको। तो सीधा सुनो, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा हमको। ठीक है, आरती फटाफट बताओ तो, इस पे जो मास कितना कितना दिया, 2 kg है ना, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ यानी 2g, हम इसको 20 कर देते हैं सपोज। ठीक है, या 2g रहने देते हैं। ठीक है, और नॉर्मल किधर लगेगा? ऐसे, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, बहुत अच्छा। और वेरी गुड, इस डायरेक्शन में टेंशन। बस यही तो फोर्स होगा। हम क्या करते हैं, हम इसको अब हमको रिजॉल्व करना होगा, इसको रिजॉल्व करना होगा इधर। तो इस डायरेक्शन में इंक्लिनेशन के अलोंग जो भी होता है वो mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा होता है। बहुत अच्छा, ये याद रखना है ना, इंक्लिनेशन के अलोंग जो होता है वो mg तो ये है sin 53 हमको लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, g को 10 ले ही लेते हैं, यहाँ 20 लिख देते हैं। ठीक है, और mg sin 53 डिग्री होगा। sin 53 डिग्री, यस, 4/5 ये हो जाएगा 16, इस डायरेक्शन में जिसका कंपोनेंट होगा। इसी तरह से इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा 20 cos 53 डिग्री, है ना। तो 20 हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे cos 53 3/5, तो 12 इस डायरेक्शन में। चलो बहुत अच्छा, तुम लोग समझ जा रहे हो। यहाँ पे भी इसी तरह से 20 आएगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रहेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन रहेगा। 20 का इस डायरेक्शन में 20 साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री 3/5। ठीक है, तो 20 इंटू 3/5 करेंगे तो 12 है इधर, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा मेरा ये 16। ठीक है, यहाँ पे मेरा है टेंशन। सारा फोर्सेस को हम ऐसे रिजॉल्व कर दिए, ऐसे दिखा। सत्या समझ रही हो? ठीक है, दीपिका ठीक। अब करना क्या है, देखो ये इस डायरेक्शन में, अच्छा निकालना क्या था, टेंशन निकालना था ना। तो हम ऐसा करते हैं, समझना बात को, हम क्या जान रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ढल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में इस पे जो फोर्स है 16 बड़ा है होगा, t छोटा होगा। तो 16 माइनस t इज इक्वल टू, इसका मास था 2a लिख देंगे। इस सिचुएशन में लिखेंगे t माइनस 12 इज इक्वल टू 2a लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सब कुछ तो ठीक ही है ना। हाँ, अब ऐड कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। ये 4 इज इक्वल टू 4a, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक ना।
हाँ हाँ, अब टेंशन निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन को पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 16 माइनस टी इज इक्वल टू 2, टी इधर चला जाएगा, टी इज इक्वल टू 14 न्यूटन। बस लास्ट हो गया इंक्लिनेशन का क्वेश्चन, अब और नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि a rope of length L is pulled by a constant force F. What is the tension in the rope? सुनो बात नहीं, एक रस्सी है L लेंथ का, ठीक है, ध्यान दो, एक रोप है, एक रोप है L लेंथ का, इस पे जो है एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F, इस डायरेक्शन में F एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ध्यान देना, बोल क्या रहा है कि जिस एंड दो, मतलब इसके एक एंड पे F फोर्स लग रहा है, जिस एंड पे F फोर्स लग रहा है उस एंड से x डिस्टेंस दूर, यानी इस एंड से x डिस्टेंस दूर, यहाँ से x डिस्टेंस दूर के पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जिसमें रस्सी इन्वॉल्व्ड हो, तुम इसको इस तरह से समझो कि ये जो रस्सी है ना, ये यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ है, ऐसे समझना। बात नहीं, जब हम बताते हैं कोई बात नहीं, ये समझो कि यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ है रस्सी। और होता क्या है ना, जब हम रस्सी को खींचते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ से खींचा गया, तो रस्सी का जो रस्सी, ऐसे समझो कि रस्सी दो पार्ट में, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। जब हम इसको खींचते हैं, या सपोज करो इन दोनों को पकड़ के हम ऐसे खींच रहे हैं, तो होता ये है ना कि ये वाला जो पार्ट होता है जो यहाँ से पीछे है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को अपने से टूटने नहीं देना चाहता है, यानी वो भी जो है, ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट को अपनी तरफ एक टेंशन लगा के खींचता है और उसको अपने से अलग नहीं होने देना चाहता है। दोनों पार्ट, दोनों जो उसका पार्ट है एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे से अलग नहीं होने देना चाहता है, ठीक है। तो अब थोड़ा समझना, अगर हम इस पार्ट को एक ऑब्जेक्ट मान लें, एक सिस्टम मान लें, और हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अच्छा, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे और इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो उसके लिए हमको इसके मास का ज़रूरत पड़ेगा। हम अगर नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लिखेंगे तो इसके मास का ज़रूरत पड़ेगा ना जी। हम क्या करते हैं, समझना, ये जो पूरा रोप है उसके मास को हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर, अच्छा, इसका जो लेंथ है वो कैपिटल L है पूरे रोप का, तो ध्यान देना, अगर पूरे L लेंथ के रोप का मास m है तो यूनिट लेंथ के रोप का मास क्या होगा, तो x लेंथ के रोप का मास क्या होगा। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना तुम लोग ओरली, मतलब ऐसे मेंटली कर सकते हो, है ना। तो हम इसका मास निकालनी है इस पार्ट का। अब हम क्या करते हैं, अगर इस पे एक F फोर्स लगेगा तो इसमें तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा ना जी, इस डायरेक्शन में। मेरा ये पूरा, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस पूरे को एक सिस्टम मानते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम पे एक लौता एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। तो लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स F जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो F/m होगा, ठीक है। हम इसका एक्सेलरेशन निकालनी है, इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है F/m इस पूरे रोप का। तो पूरा रोप अगर इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से है तो उसका ये वाला पार्ट जिसका लेंथ x है वो भी तो इस डायरेक्शन में F/m एक्सेलरेशन से जाएगा। अब हम इसको एक सिस्टम मान रहे हैं, ध्यान देना, ये जो x लेंथ का पार्ट है ना, ये जो x लेंथ का पार्ट है, हम इसको एक सिस्टम मान रहे हैं। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जी, इस डायरेक्शन में F, इस डायरेक्शन में टेंशन, देखो, है ना। अच्छा, अगर इस कोई टेबल उबल में ऐसे दिखाया नहीं है इसीलिए हम mg और नॉर्मल छोड़ देते हैं, लेकिन mg तो हमेशा लगेगा। और अगर ये किसी टेबल वगैरह में है तो mg इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो तुमको मन करे तो दिखाओ, नहीं मन करे मत दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे उतना उसका ज़रूरत नहीं पड़ने जा रहा है। अब देखो, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है और कितना है, F/m,
लॉज ऑफ मोशन अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना जी। विवेक बताओ क्या लिखे इक्वेशन? इधर एक्सेलरेशन है, दो फोर्स है, इसका मास हम लोग निकाल चुके हैं। F माइनस टी नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास जो कि हम लोग निकाल चुके हैं mx बाई एल इंटू एक्सेलरेशन, वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। क्लियर है? ये सेंटेंस क्लियर है ना? m कैंसिल हो जाएगा, f माइनस टी इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एल। हम क्या करते हैं, t को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। f माइनस एफ एक्स बाई एल इज इक्वल टू टी। f को कॉमन ले लेते हैं, f को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स बाई एल इज इक्वल टू टी। तुम्हारा आंसर कुछ इस फॉर्म में है, ये एलसीएम ले लिया गया है, यहाँ l माइनस एक्स रखा गया है, यही आंसर है। देखो 17 क्वेश्चन जो है ना, एक चीज़ ध्यान देना, वेट जो होता है किसी भी चीज़ का वेट, जैसे मान लो अगर किसी भी चीज़ का मास जो है वो 2 kg है, तो इसका जो वेट होता है हम लोग जानते हैं मास इंटू जी होता है ना। यानी इसका वेट निकालेंगे तो 2 और जी का वैल्यू 10 लेंगे तो 20 न्यूटन होगा, है ना। बहुत ध्यान से देखना, हम इसका मास, इसका जो वेट है वो हम क्या लिखते हैं, 2 और इंटू जी न्यूटन, ठीक है। वेट लिखते हैं ऐसे, इसका मास इंटू जी और इतना न्यूटन। थोड़ा ध्यान देना, किसी भी चीज़ के वेट का एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं केजी वेट, और ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। 9 क्लास में पढ़ाया जाता है इसको, मतलब ये वेट का एक यूनिट है। ध्यान देना, अगर हम किसी भी, जैसे कोई भी वेट अगर न्यूटन में है तो उसको हम अगर केजी वेट में कन्वर्ट करना चाहें तो बहुत ध्यान से सुनना, जी अगर हम क्या करते हैं ना, इसको मिला के केजी वेट बोलते हैं, यानी ये 2 kg वेट हो जाएगा। यानी जो 2g न्यूटन है, ये अगर g का वैल्यू हम 10 लेते हैं तो 20 न्यूटन जो है वो 2 kg वेट के बराबर होगा। अगर हम केजी वेट में यूनिट लिखना चाहें तो हम किसी भी वेट का यूनिट 2 kg वेट, जो इसका मास है, यहाँ पे हम खाली 2 kg वेट लिख देंगे, ठीक है। मतलब सीधा सीधी कहानी क्या है समझना कि 1 kg वेट में 1 kg वेट में g न्यूटन होता है। g का वैल्यू तुम 10 लो तो 10 न्यूटन, 9.8 लो तो 9.8 न्यूटन होता है, ठीक। पोछा कहाँ चला जाता है यार। हम क्या करेंगे ना, सोच रहे हैं जो छोटा बच्चा लोग नहीं होता जिसका नाक चूता है वो लोग की मम्मी लोग क्या करती है, यहाँ पे पिन लगा के रख देती है। हम भी सोच रहे वही करेंगे, डस्टर को यहाँ पिन लगा के रख लेंगे। ऐसे एक लंबा सा रस्सी रखेंगे, एक धागा यहाँ पे लगा देंगे, एक पिन लगा के यहाँ रख देंगे, भुलाएगा नहीं कमर में। क्या बोला? ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों काम हो जाएगा, नाक चुएगा तो भी काम हो जाएगा। हाँ देखो, अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये कोई भी एक पॉइंट है या ऑब्जेक्ट मान लो। सुनो, बात खत्म करो, जब पढ़ा रहे हैं ना तो एकदम ध्यान यहाँ पे दे दो, बाकी सारा चीज़ को एकदम साइड कर दो। समझना, इस पे यहाँ पे एक रस्सी है, एक धागा है जो यहाँ पे किसी भी सरफेस से कनेक्टेड है। ऐसे एक धागा है, ऐसे एक धागा है, ऐसे एक धागा है जो यहाँ पे किसी सरफेस से कनेक्टेड है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पे एक वेट है जो ऐसे लटका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो, जिसका वेट दे दिया गया है 2 kg वेट, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको न्यूटन में भी इसका वेट निकाल सकते हो, 20 न्यूटन हो जाएगा। केजी वेट में रहने दो तो 2 kg वेट हो गया, ठीक है। असल में ध्यान देना, केजी वेट फोर्स का एक यूनिट हो जाता है, न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है, केजी वेट भी फोर्स का यूनिट है। 1 kg वेट में जी न्यूटन होता है, जहाँ जी अगर 10 लो तो 10 न्यूटन हो गया,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बनाने का एक और रूल है, एक थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं लामीज थ्योरम, वो बाद में बताएंगे, लेकिन वो हर जगह काम नहीं देता है, और जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं वो हर जगह काम दे देता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट से बनाए तो हम क्या देखें कि इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये 2 kg वेट लग रहा है, अगर हम इसको kg वेट में रहने देते हैं तो, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसको नाम दे दिया गया है T1, वैल्यू इसका दे दिया है T1, और क्या बोलता है कि द बॉडी ऑफ वेट 2 kg इज सस्पेंडेड आर शोन इन द फिगर, द टेंशन T1 इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज, इसी को हमको निकालना है। हम एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है इसको हम T2 नाम दे देते हैं, हमको ये निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सब कहानी क्लियर है, ठीक है। इधर जो टेंशन होगा वो T होगा, ये जो T2 है, हम अगर इस T2 को रिजॉल्व करें, बहुत ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में ये वाला एंगल 30 होगा ना, तो T2 का इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, T2 cos 30, जिधर से एंगल पता रहता है उधर का कंपोनेंट में cos आता है, तो इस डायरेक्शन में होगा T2 cos 30 √3/2, तो T2 cos 30 यानी T2 √3/2, ठीक है। मेरे घर साइड ना 2 भाई है, एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम टिट्टू है, तो जब भी टीटू आता है ना हमको उन लोग का याद आ जाता है। अब बिट्टू जो है ना एकदम खाली खा खा के ऐसे मोटा हो गया भैंस, और एकदम ऐसे करके एकदम खाली पढ़ता लिखता नहीं है। 5 साल में मैट्रिक पास किया लड़का, 5 बार एग्ज़ाम दिया बोर्ड एग्ज़ाम का, तब जाके पास किया, वो भी तब जब बिना एग्ज़ाम दिए इस कोरोना में पास कर दिया गया सबको तब आखिरकार पास हुआ लड़का। तो जब T2 आता है ना तो हमको उसी का याद आ जाता है। ध्यान देना, इधर ध्यान दो। तो T2 को हम लोग रिजॉल्व, तुम थोड़ा सा रिजोल्यूशन देखना है ना, तुमको समझ में आ रहा है कैसे रिजॉल्व होता है, ठीक। और तो मेरे ख्याल से सब पढ़ाई है। तो T2 का इधर जो कंपोनेंट हुआ वो T2 cos 30 व cos 30 √3/2, और T2 का एक कंपोनेंट इधर होगा ना जी ऐसे, ये कितना होगा T2 sin 30 होता है 2 T2/2, ठीक है। अब सिंस ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, एक वर्ड ध्यान देना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो जहां है, समझना, जो सिस्टम है ना, सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है पहले से तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, इस सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि T1 जो है वो इक्वल है T2 √3/2 के। और अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो रस्सी है यहाँ पे T लगेगा तो इधर भी T लगेगा, है ना। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम सिस्टम के तौर पे देखें इसको, पहले उसी को कर लेते हैं। अगर हम इसको सिस्टम की तरह देखें तो इसको लिखेंगे T = 2 kg वेट। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, न्यूटन में नहीं है, एक ही तो डाटा दिया हुआ है, यही हम kg वेट में ही रहने देते, हम क्यों न्यूटन का काम करें, ठीक है। अपना काम करेंगे, हम उसका ठेका लेके रखे हैं। हाँ, तो क्या करेंगे हम, नीचे जो 2 है वो T के बराबर है, ठीक है, क्लियर। अब इसको अगर हम देखें, इसको सिस्टम की तरह देखें तो हमको क्या दिखता है कि T1 जो है वो इसके बराबर है, T1 जो है भैया वो T2 √3/2 के बराबर है। एक और इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, इस पे अगर देखें तो एक फोर्स ऊपर लग रहा है T2/2, एक फोर्स नीचे लग रहा है T, तो यहाँ से भी देखें तो जो T है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। T जो है वो T2/2 के बराबर है, इसको अगर देखें तो T जो है T2/2 के बराबर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक सारा हो गया क्या, सब तो हो गया ना। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें, 1 और 2 को यूज़ करें, T के जगह पे अगर हम T2/2 रख दें, T के जगह पे, है ना, T के जगह पे अगर हम T2/2 रख दें तो T2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे T2 का वैल्यू रख दे, T1 आ जाएगा, T1 ही तो पूछ रहा है। T1 क्या आ जाएगा, T2 का वैल्यू 4 √3/2, 2 कट जाएगा,
ठीक है, 2√3 यही होगा। हाँ सुनना थोड़ा, हाँ क्या बोलो, और T2/2 इज इक्वल टू 2 करना है हम लोग को। इसमें ना ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, मतलब इसका क्या आंसर दिया हुआ है 17 का, 17 का सी सही तो है, ठीक है, बस खत्म, और कुछ। हाँ ये केजी वेट में होगा, केजी वेट लिख देते हैं यहाँ पे, केजी वेट होता है, इसको डिनोट करते हैं kgWT से। सुनो ध्यान से, लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होता है। जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है सीडो फोर्स, ठीक है। सीडो फोर्स बताने से पहले एक चीज बताओ, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, बताओ जी, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? हमको पता था तुम यही जवाब देगा, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताओ साक्षी, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? बोलो। गजब, बहुत अच्छा, ठीक। दो तरह का फ्रेम्स होता है, दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अगर ध्यान से सुनो ना तो हमको नहीं लगता है ये सब चीज़ रटने वाला चीज़ है, दोबारा रिवीजन करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी नॉर्मल खाना पीना खाता है, जिसका बुद्धि नॉर्मल विकसित है, उसको हमको नहीं लगता इसको रिवाइज करने का ज़रूरत है। बाकी फालतुआ काम में जो ध्यान देता है उसका तो बातें अलग है। दो तरह का फ्रेम होता है, एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है, यानी हम जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन को यूज़ करें, जैसे इतना सारा हम क्वेश्चन बनाए, इतने सारे क्वेश्चन में हम लॉज ऑफ मोशन को यूज़ किए ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके कहीं एक्सेलरेशन निकालें, कहीं टेंशन निकालें, कहीं नॉर्मल निकालें, बहुत कुछ किए। तो ऐसा फ्रेम जहाँ पे रह के, जहाँ पे खड़े होके अगर हम लॉज ऑफ मोशन, ऑब्जर्वर लगाता है लॉज ऑफ मोशन, जैसे हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऑब्जर्वर हम हो गए, तुम लोग बना रहे हो तो तुम लोग हो गए ऑब्जर्वर। तो जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है, वैलिड होता है मतलब सही आंसर देता है, सही रिजल्ट देता है, वैसे फ्रेम को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसा फ्रेम जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन लगाने पे हमको गलत आंसर मिल जाए, जहाँ पे लॉज ऑफ मोशन वैलिड ही नहीं होता है, सही से काम ही नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो होता क्या है, समझना बात को। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, इनर्शियल फ्रेम है जमीन, धरती, ठीक है, और धरती के रिस्पेक्ट में कोई भी ऐसा चीज़ जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो भी इनर्शियल फ्रेम है। यानी अगर ज़मीन में एक बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मान लो 40 के स्पीड से चल रही है कोई भी बस, और हम उस बस में बैठ के लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं, तो बस भी इनर्शियल फ्रेम है। अगर हम ज़मीन में खड़े होकर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे इंक्लाइन में जा रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ज़मीन में खड़े रह के, तो ज़मीन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लो एक बस में एक पुली है, पुली में दो ऑब्जेक्ट लगा हुआ, हम बस में खड़े होकर सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, और बस एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से 40 के स्पीड से चले जा रही है, तो बस भी मेरे लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम वहाँ पर भी सेम लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, हमको वही आंसर मिल जाएगा, सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर बस की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बस सपोज करो कभी धीरे चल रही, कभी तेज चल रही है, कभी रुक जा रही है, फिर कभी चलने लग रही है, तो बस की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। तो जब बस की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो बस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ऐसा चीज़ जो धरती के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, और ऐसा चीज़ जो धरती के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा हो, एक्सेलरेटेड हो, तो उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखते हैं। सिंपल सा बात, ठीक। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम चीज़ों के मोशन को एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं। मान लो हम एक बस में बैठे हुए हैं और बसी में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, हमको उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम बसे में बैठ के ना सारा कैलकुलेशन करेंगे जी, कि ज़मीन में उतर जाएंगे उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे।
कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सारा कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमको लॉज ऑफ मोशन लगाना पड़ता है, आंसर गलत आ जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना समझना कि किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के अगर हमको लॉज ऑफ मोशन को लगाना है, ठीक है, और मेरा आंसर सही आ जाए, इसके लिए हमको उस बॉडी में जिसको हम सिस्टम माने हैं एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तुम लोग को। सपोज करो कि ये एक लिफ्ट है, बहुत ध्यान से देखना, ये एक लिफ्ट है। यहाँ पे एक और चीज़ समझाएंगे और इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक स्पेशल टॉपिक करके भी तुम लोग को ये चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे समझो थोड़ा एक बात ध्यान देना, हम लोग वेइंग मशीन में अपना जो वेट मेज़र करते हैं ना, तुम लोग भी किए होगे है ना, नीचे रखते हैं उस पर चढ़ते हैं। तो सपोज करो ये कोई वेइंग मशीन है, बहुत ध्यान से देखना सुनना, ये कोई वेइंग मशीन है, ठीक है। हम इस पर चढ़ते हैं, वेइंग मशीन का कांटा, जैसे सपोज करो कोई भी आरती जैसे चढ़ी, सपोज करो कांटा जो 100 दिखा दिया ठीक है। तो एक बात समझना कि वेइंग मशीन जो मेरा वेट मेज़र करता है, वो बहुत ध्यान से सुनना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिव्यांशु क्या कर रहा है, अगर कोई भी चीज़ वेइंग मशीन में रखा जाता है ना इस तरह से, तो इसको संभालने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर किसी के कांटेक्ट में रहता है तो ये वाला चीज़ इसको संभालने के लिए इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाता है ना। वेइंग मशीन पे अगर कोई चीज़ रखा हुआ रहता है तो उसको संभालने के लिए वेइंग मशीन जो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाता है ना, वेइंग मशीन उसी को मेज़र करता है। वेइंग मशीन तुम्हारा वेट मेज़र नहीं करता है, बहुत ध्यान से सुनना। वेइंग मशीन क्या मेज़र करता है, वेइंग मशीन को तुमको संभाले रखने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है, नॉर्मल फोर्स, कि अरे ये हाथी चढ़ गया मेरे ऊपर तो इसको संभाले रखने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, उसको वो कैलकुलेट करता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स होता है यही अपीयर होता है हमको, उसका जो ये होता है, जो उसमें नंबर्स रहता है, उसमें यही चीज़ हमको अपीयर होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास m है जी, तो उसका वेट कितना होगा, mg। किसी का अगर मास m है तो उसका वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये उसका एक्चुअल वेट होता है ना, इतना तो सबको पता है। अब देखो, अगर हम किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट को वेइंग मशीन में रख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, पहला नीचे की तरफ इस पे mg लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। तो और ऑब्जेक्ट जो है ना तो ऊपर एक्सेलरेट होगा ना नीचे, वहीं का वहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg। ध्यान देना, जो वेइंग मशीन हमको दिखाता है मेजरमेंट, वो नॉर्मल होता है, वो मेरा एक्चुअल वेट को नहीं दिखाता है, नॉर्मल को दिखाता है, ठीक है। जब हम जमीन में वेइंग मशीन को रख के उसके ऊपर चढ़ के वेट मेजर करते हैं तो जो नॉर्मल होता है वो mg के बराबर ही होता है। समझना बात को, हम क्या बोलें कि वेइंग मशीन जो है मेरे एक्चुअल वेट को नहीं दिखाता है, नॉर्मल को दिखाता है। मतलब वेइंग मशीन का जो वहाँ पे सिस्टम रहता है उसमें नॉर्मल ही है जो हमको दिखता है, हमको अपीयर होता है। इसीलिए जो उसमें वेट हमको दिखता है उसको हम अपरेंट वेट कहते हैं। जो वेट हमको अपीयर होता है ना, मेरा एक्चुअल वेट वो नहीं दिखाता, जो वेट हमको अपीयर होता है, जो हमको दिखता है नज़र से, वो नॉर्मल होता है, इसको हम अपरेंट वेट कहते हैं। तो जब हम नॉर्मल सिचुएशन में रहते हैं, ज़मीन में खड़े रहते हैं, तो जो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर होता है, क्योंकि वो दिखाएगा हमको नॉर्मल ही, और नॉर्मल मेरे एक्चुअल वेट के बराबर होता है। इतना कहानी समझ में आ गया जो बोले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, थोड़ा ध्यान से सुनना। कहानी क्या है, मेरे पास एक दूसरा कहानी है। एक लड़का था, बहुत बदमाश था, आगे भूल गया रे, छोड़ो। देखो, एक
लिफ्ट है ना, लिफ्ट को एलिवेटर भी बोलते हैं। इस एलिवेटर में एक वेइंग मशीन रखा हुआ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखा हुआ है। अगर बहुत ध्यान से देखना, इस पे एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है एम मास का। हम इस एम मास को, लिफ्ट रुका हुआ है सपोज करो, ठीक है, रुका हुआ है लिफ्ट, है ना। हम इस पे लगने वाला सारा फोर्स को, ये जो मास है मेरा, जो ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हम मेजर करना चाहते हैं, उस पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। तो नॉर्मल जो होगा वो mg के बराबर होगा, ठीक है। सपोज करो इसका मास अगर 5 kg है, तो इसका जो हमको अपीयर होगा, उसमें वेइंग मशीन में जो वेट अपीयर होगा वो 5 × 10 50 kg दिख जाएगा, है ना। अब सपोज करो एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब होगा क्या, ध्यान देना। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना चालू हो जाए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। अगर ये लिफ्ट, यहाँ पे समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझा रहे हैं, अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाए, एक एग्जाम्पल, ठीक है। और सपोज करो यहाँ लिफ्ट में जो है अनुविशा बैठ के ये सारा चीज देख रही है ना। लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्योंकि लिफ्ट जमीन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है, तो लिफ्ट तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। अरे पूरा डिट्टो कॉपी कर देंगे, देखना ना। सेम मैच कर रहा है ना। चलो ठीक चलो ठीक, हाँ ठीक है। आगे देखो, न्यूटन है रे अपना लॉज ऑफ मोशन लगाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, न्यूटन जो है वो लिफ्ट में बैठ के लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो लिफ्ट जो है पूरा एकदम जो है ओपेक है, उसको कहीं बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा बंद है लिफ्ट, है ना। तो न्यूटन अगर इस पे लॉज ऑफ मोशन लगाएगा, ध्यान देना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे वो सारा लगने वाला फोर्स निकालेगा, इस पे वो फोर्स निकालेगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है। और वो तो देखेगा भैया कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो रुका हुआ है, यानी वो क्या करेगा, वो भी जो है सो n = mg लिख देगा, बात समझना। लेकिन असल में क्या वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो तो ऊपर चल रहा है। यानी अगर हम, मतलब ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से चल रहा है वो ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम एक, सपोज करना, अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम से खड़े होके, ये हम ही है ना रुक जा, थोड़ा हीरो जैसा बनाने तेरे ठीक है। अरे भूल जाते हैं, खैर छोड़ो चश्मा रह गया, अच्छा जाने दो यार, चश्मा खोल के ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो देखना, अगर मान लो एक ऑब्जर्वर जमीन में खड़े होके, इनर्शियल फ्रेम में खड़े होके ऑब्जर्व करेगा, तो इसको तो ये वाला चीज ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा होके कोई ऑब्जर्व करे, तो उसको तो गलत रिजल्ट मिल जा रहा है ना जी। वो तो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो छोड़ो, रुका हुआ भैया, मोशन भी नहीं कर रहा है। तो देखो गलत रिजल्ट आ गया। अगर हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बात समझ में आ रहा है। तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी हमको सही रिजल्ट मिले, सही आंसर मिले, तो हमको करना क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होके या बैठ के या सुध के, जैसे मन करे, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों के मोशन को, तो हमको अपने मन से, जिसको हम सिस्टम माने हैं, अपने मन से उस सिस्टम में एक फोर्स लगा देना होता है।
ध्यान से सुनना, अपने मन से उस सिस्टम में एक फोर्स लगा देना होता है उस डायरेक्शन में, मतलब फ्रेम जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने मन से एक फोर्स लगा देना पड़ता है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे हमको फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने मन से एक फोर्स लगा देना होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे फ्रेम किधर जा रहा, ऊपर, तो हम इस ऑब्जेक्ट में अपने मन से एक फोर्स नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, जिसका अमाउंट हम लिखेंगे मास, अगर इसका मास m है तो जिसका अमाउंट हम लिखेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होके किसी भी ऑब्जेक्ट पे लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हैं और चाहते हैं कि हमको सही रिजल्ट मिले, तो हमको इस ऑब्जेक्ट पे अपने मन से फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देना पड़ता है, जिसका कि वैल्यू अमाउंट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर लिखना होता है हमको। बहुत ध्यान से सुनना, ये इसको हम फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, बट इट इज नॉट अ फोर्स। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास m है और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a है, तो इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये जो हम लिखे यहाँ क्या लिखे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थोड़े लिखे हैं। तो ये फोर्स नहीं है, फोर्स की तरह दिखता है, फोर्स की तरह लगता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सीडो फोर्स। ऐसा सीडो का मतलब होता है झूठा, इमेजिनरी, एक तरह से कहो तो झूठा, फॉल्स। सीडो का मतलब होता है फॉल्स। तो एक ऐसा फोर्स जो फॉल्स है, एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के कैलकुलेशन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरा आंसर सही आ जाए, इसलिए हमको जबरदस्ती का इस पे एक फोर्स दिखाना पड़ता है, झूठा फोर्स, है ना। तो इसीलिए इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं सीडो फोर्स। अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको इस सीडो फोर्स को लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहानी समझ में आया? क्लियर है? ठीक है ना। इसका यूज़ हम लोग करेंगे, ये जो अपरेंट वेट है ना, हम कई सारे सिचुएशन में अपरेंट वेट निकालेंगे और हम दिखाएंगे, इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। टाइम हो गया है, इसीलिए हम आज एक काम, रुक जाओ बाबू, तुरंत टाइम हो गया बोलें कि एकदम तुरंत पैकिंग सैकिंग चालू, है ना। आज खाली सीडो फोर्स का डेफिनेशन लिखा के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखना, सर यहाँ पे जो आप बोले नीचे जो MA लेंगे वो किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेंगे? हम अगर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम अपने मन से यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अपने मन से दिखा देंगे। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नॉर्मल के ऑपोजिट नहीं, फोर्स लेंगे जिधर फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है उसके ऑपोजिट। देखो ये फ्रेम ऊपर जा रहा है तो नीचे, अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन नीचे रहता तो ऊपर लेते हैं। बट सर वो आदमी को पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है, आप बोले ऑपेक पूरा, अगर पूरा ओपेक है, लेकिन आदमी को अगर मान लो एक तल्ला में आदमी को 4 तल्ला में जाना, तो बटन दबाता है ना 4 तल्ला का, उसको पता तो रहता है ऊपर जा रहे हैं, तब हाँ। अच्छा ये और क्लियर होगा पूरा, इसको पहले आज खाली डेफिनेशन लिख लो, सीडो फोर्स का स्पेलिंग देख लो, ठीक है। लिखना सीडो फोर्स का डेफिनेशन लिख लो। लिखना when we are observing the motion of object, the motion of an object from
from a non-inertial frame, from a non-inertial frame, and still wants to, क्या दीपिका नहीं लिख रही है, वाह ठीक, and still wants to know, still wants to apply the laws of motions, still wants to apply the laws of motion, then we have to add an imaginary force add an imaginary force to the body in the direction, imaginary force to the body in the direction opposite to the acceleration of the frame, opposite to the acceleration of the frame, which have magnitude, which has magnitude equal to the product of its mass, and acceleration of the frame, समझ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है? खाली इस चीज को लिख लेना, छोटा सा चीज, ज्यादा कुछ नहीं। सीडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है? इसका ये मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिए और वहीं पे इसका एक्सेलरेशन के बारे में भी लिखा हुआ ना जी। मतलब इसका डायरेक्शन के बारे में भी डायरेक्शन किधर होता है? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है? फ्रेम है, स्पेलिंग ठीक है ना जी? बस सीडो फोर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, चैप्टर ही ख़त्म हो जा रहा है एक तरह से देखो तो। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और वेट के बारे में, अपेरेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे, ख़त्म हो जाएगा।